नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं @पॉलिटिकल अड्डा 2020। अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे जो अभी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा रही है और ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से लगा झटका। इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे योगी मंत्रिमंडल के बारे में। 2022 के चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। काफ़ी समय से प्रतीक्षारत था, लेकिन हम लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं और इसको ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। शपथ लेने वालों में 4 लोगों को मंत्री बनाया गया है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन में शामिल अभी 1-2 दिन पहले ही एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं आरएलडी। उसके एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेल देव के नाम से जो पार्टी है, उसके ओपी राजभर को मंत्री बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 विधायकों को मंत्री बनाया है, दारा सिंह चौहान और सुशील शर्मा के बारे को। काफ़ी दिनों से ये प्रतीक्षारत था और कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। उत्तर प्रदेश में 60 सदस्य ही मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और इनकी संख्या 56 थी। अभी 4 लोगों को और शामिल किया जाना था, इसमें इन लोगों को शामिल किया गया है। एनडीए के सहयोगी दलों को दो जो है सीटें मिली हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओपी राजभर जी हैं, जिनकी पार्टी एसपी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अनिल कुमार। इनको दोनों को लोगों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य दारा सिंह चौहान और सुशील शर्मा। दारा सिंह चौहान पिछली योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन वो चुनाव के पहले इस्तीफ़ा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, फिर विधायक बने। उसके बाद फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वो फिर से चुनाव लड़े और वहाँ हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी उनको विधान परिषद में लाई है। और दूसरे जो सदस्य हैं सुशील शर्मा, वो 2017 और 2022 के दोनों चुनाव में गाज़ियाबाद की साहिबाबाद सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत रहे हैं। तो इन दोनों लोगों को, भारतीय जनता पार्टी सदस्यों को भी सरकार में शामिल किया गया है, जिसमें दो ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण चेहरे को इसमें शामिल किया गया है, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उठाएगी। इसके अलावा जो दूसरी वो थी कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदू से दूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ दिखावा है या इन 4 कुछ संकेत अभी मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के सीट 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है और उसमें जो कट्टर छवि के या जो कट्टर बयानबाजी करते थे, ऐसे कई लोगों की टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से थी, रमेश पिथौड़ी दिल्ली से थे, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों के टिकट काटे गए हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती रही है। खासकर बंगाल और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में काफ़ी ऐसे कट्टर बयानबाजियाँ होती रही हैं और जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में उठाया है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसके फलस्वरूप 3 मजदूर उम्मीदवारों प्रवेश वर्मा, रमेश पिथौड़ी और प्रज्ञा सिंह का टिकट काटा गया। प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी रही हैं। पिछले 2019 में उनको भोपाल लोकसभा चुनाव से सीट से लड़ाया गया था। उन्होंने कई बार अपने बलबोलेपन
की वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुसीबतों में डालती रही हैं और शर्मिंदा करती रही हैं, खासकर नाथूराम गोडसे को लेकर दिए विवादित बयान के कारण, जिसमें प्रधानमंत्री भी उससे काफ़ी नाराज़गी जाहिर किए थे। इसी तरह प्रवेश वर्मा 2022 के दिल्ली चुनाव में पहली बार शाहीन बाग इलाके में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जो सीसीए का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो उन्होंने कहा था दिल्ली में जो सरकार बन गई प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे में साफ कर दिया जाएगा। इसी तरह रमेश बिधूड़ी लोकसभा की बैठक में दानिश अली, बसपा सांसद दानिश अली के लिए शब्दों का प्रयोग किया था, तो बाद में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इसकी माफ़ी भी मांग ली थी। इसको ध्यान रखते हुए इन मजबूत प्रत्याशियों को टिकट न देने अधिक ज़रूरी अपनी छवि सुधारना भी रहा है, ताकि जनता की भी एक संदेश जाए कि पार्टी सबके बारे में सोचती है, पार्टी का उद्देश्य एन केवल प्राकृतिक केवल चुनाव जीतना नहीं है। ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी को पता है कि अगर पार्टी को पैन इंडिया पार्टी बनना है, पूरे भारत की पार्टी बनना है, तो उसे अपने कट्टर हिंदुत्व की छप से थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और सबसे बढ़कर दक्षिण भारत के राज्यों में, खासकर केरल, तमिलनाडु में उत्तर भारत की स्टाइल में कट्टरता से चिपके रहकर पार्टी फतह नहीं कर सकती है चुनाव को, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान बढ़ा है। पहले देखा गया कि जैसे भारतीय बसपा जो है तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूतोचार वाली बहुजन समाज पार्टी अपनी नीतियों को बदलकर ब्राह्मणों के साथ हाथ पकड़कर 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, वो तुरंत के मुद्दों को याद रखती है, पिछले मुद्दों को भूल जाती है। यही सब सोचकर भारतीय जनता पार्टी भी ने अपनी रणनीति बदली है और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने और उनके उत्थान के बारे में बात करते रहे हैं। पिछले दिनों संभवतः केरल फतह को ध्यान में रखते हुए मोदी जी लगातार चर्च पादरियों से मुलाकात कर रहे हैं। त्रिपुरा की विजय के बाद पार्टी को ऐसा लगा कट्टर हिंदू का टोन कुछ डाउन करने पर केरल विजय का रास्ता भी खुल सकता है। पिछले कुछ चुनावों में वोटों का ध्रुवीकरण इन बयानबाजियों की वजह से करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो है इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, खासकर पश्चिम बंगाल में और दिल्ली में, जिसमें हिंदुओं का एक तरफ पोलराइजेशन होगा और मुस्लिमों का एक तरफ, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतते जीतते हार गई। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा रही है। और अभी देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में यूसीसी और सीए को लेकर काफ़ी बवाल मचा था कि इसको बहुत जल्दी लागू कर दिया जाएगा, और उत्तराखंड में इस पे दिन रात काम करके पुष्करधामी सरकार इस पे तेज़ी से काम कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार इस पे पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। पिछले दिनों अमित शाह ने भी ये बोला था कि चुनाव से पहले हम सीसीओ को नोटिफाई कर देंगे, उसको लागू कर देंगे, लेकिन अब सरकार की तरफ से किसी भी तरह का बयानबाजी या कोई भी कदम उठाते हुए नहीं देखा जा रहा है। तो ये सब देख के लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मूल जो नारा है उसको ध्यान में रखते हुए कदम आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा जो तीसरी बात थी कि आज ममता बनर्जी गवर्नमेंट, कोलकाता गवर्नमेंट को हाई कोर्ट ने जो है जो संदेश खाली का जो केस था, शाहजहां के शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया है और आज शाम तक इसको बोला है कि सीबीआई को उसको शाहजहां शेख को सौंप दिया जाए। पिछले एक महीने से संदेश खाली पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ था, और जिस तरह शाहजहां शेख के लोगों ने ईडी के ऊपर जो वहाँ दबिश डालने गई थी उसके ऊपर किस तरह हमला किया, उनके अफसरों को मारा पीटा, गाड़ियाँ फोड़ दी, और उसके बाद वहाँ संदेश खाली की जो महिलाएं थी, औरतें और बच्चियां थी, उन्होंने आगे आकर
अपने साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ज़मीनों के कब्ज़ा, इन सब बातें निकल के आई। उस पे काफ़ी बवाल रहा और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाती भी रही है, जिसके परिणामस्वरूप पहले हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था तृणमूल कांग्रेस सरकार को कि आप उसको शाहजहां शेख जो है इसका मुख्य आरोपी, उसको गिरफ़्तार करो। और आज जो है हाई कोर्ट ने ये बोला है, संदेश खाली मामले बंगली सरकार को हाई कोर्ट से झटका मिला है और ये आदेश दिया है कि ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई जांच को सौंपने का आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज मंगलवार तक शाम तक सीबीआई की हिरासत में सौंपा जाए। तो ये 3 मुद्दे रहे हैं जो अभी तक हुए हैं। उसके अलावा अभी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार साउथ के राज्यों में दौरा कर रहे हैं। लगातार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनके द्वारा किया जा रहा है। आज तेलंगाना में उन्होंने लगभग 72,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को उन्होंने इनॉग्रेट किया है और कल भी वो तेलंगाना में थे, उसके पहले वो उड़ीसा में गए थे। तो लगातार उनकी जो है हर साउथ के राज्यों में फोकस बढ़ा है और वहाँ लगातार दौरे चल रहे हैं। उसके अलावा राहुल गांधी जी की यात्रा जो है मध्य प्रदेश में चल रही है। उसके अलावा आज गुजरात में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लगभग 2-3 पूर्व विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। इसी तरह एक जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह किडनैपिंग केस में उनको और रंगदारी केस में दोषी ठहराया गया है और उनके ऊपर सज़ा का ऐलान होगा। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सब राजनीति में ये सब अपडेट हो रही हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।